हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग। मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है बट एक्चुअली में चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोलिंग। ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर 6 डायरेक्टिंग एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग, बहुत ही शॉर्ट में लेकिन प्रिसाइजली पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और यार ये चैप्टर है ना बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ जाएगा। एकदम छोटा सा चैप्टर है, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यार क्या ज़रूरी है अपने को समझना, देखिए कि कंट्रोलिंग होता क्या है। अब काला पेन तो आपको पसंद आएगा नहीं, तो चलिए गुलाबी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग मीन्स टू चेक दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और नॉट। कंट्रोलिंग का सिंपली से ये मतलब होता है कि आपको चेक करना है कि सारा काम उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, जिस हिसाब से आपने गोल, टारगेट या ऑब्जेक्टिव सेट किया है। समझे? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आप चेक करते हो कि आपके वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो हमने गोल, ऑब्जेक्टिव या टारगेट डिसाइड किया है उसी के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। क्लियर है? एकदम क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए समझते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहला देखिए रिलेटेड टू प्लानिंग। ये जो कंट्रोलिंग है ना, इनका प्लानिंग से बहुत पुराना रिश्ता है। इसके बारे में तो हम आगे बहुत देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों के बीच में एक बहुत खास रिलेशन है। दूसरा, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो कंट्रोलिंग है ना, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे होता है। टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल वाले का कंट्रोलिंग करता है, एंड जो मिडिल लेवल वाले होते हैं वो बॉटम लेवल वालों को कंट्रोल करते हैं। थर्ड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो कंट्रोलिंग है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसे हमें कंटिन्यूअसली करना है। मतलब कि हमें कंटिन्यूअसली देखते रहना है कि हमारे वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग करना बंद कर देंगे ना यार, तो हम डूबने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या कैसे चल रहा है। तो कंट्रोलिंग हमें कंटिन्यूअसली करते रहना है। फोर्थ, एंड एक्टिविटी। ये जो कंट्रोलिंग है सबसे लास्ट में किया जाता है। एज़ यू नो, पहले प्लानिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग आता है, ऐसे ऐसे करके एकदम लास्ट में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। सो इट इज़ एन एंड एक्टिविटी। फिफ्थ इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर। कंट्रोलिंग है ना, फ्यूचर से रिलेटेड है। अब देखिए, जो हो गया उससे हम मतलब जो हो गया उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की, उससे हम लेसन्स ले सकते हैं, एंड देन हम उसको फ्यूचर में रिपीट ना करें, ये हमें सोचते हुए चलना है। तो कंट्रोलिंग में भी ऐसा ही होता है। मैनेजर जो होता है वो अपने पास्ट की गलतियों से लेसन लेता है और फिर ये सोचता है कि फ्यूचर में ये गलतियाँ ना हो। सो कंट्रोलिंग इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर। सिक्स्थ है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। ये जो कंट्रोलिंग है ना, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये जो कंट्रोलिंग है एक पॉजिटिव चीज़ है। पता नहीं लोग इसे नेगेटिव में क्यों लेते हैं। लोगों को लगता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर दबदबा बना रहता है, एकदम मतलब नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं लोग कंट्रोलिंग को, लेकिन एक्चुअल में ये एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जस्ट वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस दिया जाता है कि उन्हें काम कैसे करना है, उन्हें मारा पीटा नहीं जाता है। सेवेंथ है इंटरनल प्रोसेस। ये जो कंट्रोलिंग है ना, एक इंटरनल प्रोसेस है। देखिए, बिजनेस के अंदर जो काम होता है ना, जैसे कि सेल्स हो गया, परचेज हो गया, ये जो बिज़नेस के अंदर काम होता है हम सिर्फ उसी को कंट्रोल कर सकते हैं। बाहरी चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब आपको पता होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है, आपने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिया है, हम रिवीजन कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, डिप्रेशन, देन स्ट्राइक, वो सब, साइकोलॉजी ऑफ पीपल, ये सब क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया। इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम किसे कंट्रोल कर सकते हैं? इंटरनल चीज़ों को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं।
एथ है डायनेमिक प्रोसेस। देखो अगर आप सही से कंट्रोलिंग करोगे तो आप अपने बिजनेस के सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर लोगे। नाइन्थ है पर्सन ओरिएंटेड। ये जो कंट्रोलिंग है एक इंसान करता है ना, कंट्रोलिंग एक इंसान ही तो करता है। और किसको कंट्रोल किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर, एक इंसान को ही तो कंट्रोल किया जाता है ना। मैनेजर देखता है कि वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर वो जो मैनेजर है वो भी इंसान है एंड जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ है वो भी इंसान है। तो ये एक पर्सन ओरिएंटेड एक्टिविटी है। क्लियर। अब ये लास्ट है, देखो कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कंट्रोलिंग है ये फॉर्मल भी हो सकता है और ये जो कंट्रोलिंग है इनफॉर्मल भी हो सकता है कभी कभी। क्लियर है। तो ये थे अपने 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस। आखिर कंट्रोलिंग करना क्यों ज़रूरी है, आखिर भाई हम क्यों देखें कि हमारे वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्यों आखिर हम देखें, तो देखते हैं चलो। सबसे पहला है हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अगर आप कंट्रोलिंग करते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपके वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इससे क्या होगा, आगे जाकर आप आसानी से अपने बिजनेस का गोल अचीव कर लेंगे। सेकंड है कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज़। देखो बिजनेस यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप कंट्रोलिंग करेंगे तो आप इन सभी चीज़ों को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। थर्ड है मेक्स प्लानिंग इफ़ेक्टिव। देखिए आपने प्लानिंग तो बना ली, ठीक है, आपने प्लान कर लिया कि भाई हमको ये काम करना है, लेकिन अगर आप कंट्रोलिंग ही नहीं करोगे तो ये जो प्लानिंग है ये फेल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको प्लानिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है, आप चाहते हो कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो, सो एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना ही पड़ेगा। चौथा है कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग करने की वजह से ना यार सारे एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। फिफ्थ है इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हाँ कंट्रोलिंग के अंदर हम इवैल्यूएशन ही तो करते हैं कि हमारा काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिक्स्थ है रिमूव्स डेविएशन। एक जन ने मेरे को कमेंट करके पूछा था ये चैप्टर का, जब मैंने वीडियो बनाया था तब, बहुत पुरानी बात हो गई 4-5 महीने की, तो उन्होंने पूछा था डेविएशन मतलब क्या होता है मैम। सो डेविएशन मतलब आप मिस्टेक्स कह सकते हो। ओके, डेविएशन का मतलब आप मिस्टेक्स कह सकते हो। तो जब आप कंट्रोलिंग करते हो ना, तो यार आपको पता चलता है कि आपके वर्कर्स कहाँ पर गलती कर रहे हैं, तो आप उन गलतियों को आसानी से हटा सकते हो। क्लियर। अब देखो 7th वाला देखो, नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंट्रोलिंग करोगे तभी जाके आप आसानी से सभी को पावर्स बांट पाओगे। आप कंट्रोलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा आपके कौन से एम्प्लॉय किस तरह से काम कर रहे हैं, फिर आप उसी के हिसाब से उनको पावर बांट पाओगे। 8th है फाइंड आउट एरर्स। वही बात होगी, कंट्रोलिंग करोगे तो पता चलेगा गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं, ठीक है। 9th देखो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर हमने अपने बिजनेस में यार एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली है और उसे भी हमें अगर सक्सेसफुल करना है, तो सिंपल है यार, कंट्रोलिंग करो, एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा वो भी। 10th है हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग। अब देखो कंट्रोलिंग करने की वजह से ये जो डायरेक्टिंग है ना, ये भी थोड़ा आसान हो जाता है। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, हम पहले ही देख लेते हैं कि हमारे जो वर्कर्स है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में हम अपने वर्कर्स को दिशा दिखाते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। तो कहीं ना कहीं मतलब सिमिलर ही होता है दोनों में, कंट्रोलिंग में और डायरेक्टिंग में कहीं ना कहीं सिमिलर ही काम हो रहा है। तो कंट्रोलिंग में ही काम हो जाएगा तो यार डायरेक्टिंग थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 11th है बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी। आपका जो बिजनेस यूनिट है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, जी आपको कैसे पता चलेगा, जब आप कंट्रोलिंग करोगे।
तभी पता चलेगा ना कि आपका बिजनेस यूनिट कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितना ग्रो हो रहा है। सही है ना। अब ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, एकदम मज़ा आ जाएगा अपने को। ठीक है, सबसे पहला देखो, 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन। ये जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक दूसरे के बिना ये बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। प्लानिंग है ना, कंट्रोलिंग के बिना नहीं रह सकता है, एंड कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना नहीं रह सकता है। मतलब तुम देख रहे हो ना कितना तगड़ा इनके बीच में रिलेशनशिप है। बट हाउ, कैसे? प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना क्यों नहीं रह सकता? तो देखो, प्लानिंग के अंदर हमने प्लान्स तो बना लिए, बट आगे जाके वो प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये हम कब कह सकते हैं? जब हम कंट्रोलिंग करेंगे। जब हम कंट्रोलिंग करेंगे तभी प्लानिंग जो है सक्सेसफुल होगा, नहीं तो प्लानिंग सक्सेसफुल होगा ही नहीं। इसीलिए प्लानिंग कंट्रोलिंग से भैया बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्लानिंग इफ़ेक्टिव होगा नहीं होगा, चलेगा कि फेल हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कंट्रोलिंग के ऊपर। एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग जो है ना, वो भी प्लानिंग से बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि देखो, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो वर्कर्स है वो प्लान के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, बराबर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब ये प्लान ही नहीं होगा तो कंट्रोलिंग रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए कंट्रोलिंग का भी प्लानिंग से एक बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन है। दूसरा देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस। अब ये जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ना, दोनों मिलकर हमारे बिजनेस यूनिट को बहुत सारे चेंजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा जो बिजनेस यूनिट है उसमें बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल। हमने पहले ही बात किया एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, डिप्रेशन, कंपटीशन, इन्फ्लेशन। तो इन सब से अगर अपने को बचना है तो हमें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का साथ लेना पड़ेगा। तीसरा है, प्लानिंग इज़ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। अगर आपको कंट्रोलिंग करना है तो भैया पहले प्लानिंग करना ही पड़ेगा। बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। अब चौथा देखिए, आखिर इन दोनों के बीच का एक्चुअल रिश्ता हमारे को पता ही चल गया। प्लानिंग इज़ फादर ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग बाप है, कंट्रोलिंग बेटा है। इसका पहला रीज़न आपको बताती हूँ क्यों प्लानिंग ही बाप है। क्योंकि प्लानिंग का जन्म ही पहले हुआ है। जिसका जन्म पहले होता है वो तो बाप ही बनता है ना। तो देखो, प्लानिंग सबसे पहले करा जाता है ना, इसलिए इसका जन्म सबसे पहले हुआ। कंट्रोलिंग लास्ट में किया जाता है, तो ये लास्ट में आया, तो ये इसका बेटा हो गया, प्लानिंग उसका बाप हो गया। वेल, एक्चुअल में कुछ अलग ही मीनिंग है। देखिए, क्यों प्लानिंग को हम कंट्रोलिंग का बाप कहते हैं? क्योंकि ये जो कंट्रोलिंग है ना, ये प्लानिंग के बिना नहीं रह सकता है। कंट्रोलिंग में हम वो काम करते हैं जो हमने प्लानिंग में डिसाइड करा है। मतलब कि हमने प्लान समझ लो बना लिया, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उस प्लान को सही तरह से इम्प्लीमेंट करा जा रहा है कि नहीं। जो गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव बनाया गया था उस हिसाब से हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कंट्रोलिंग ज़िंदा ही नहीं रह सकता है प्लानिंग के बिना। इसीलिए हम प्लानिंग को है ना फादर कहते हैं कंट्रोलिंग का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस का हम स्टेज देखेंगे कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। तो सबसे पहले होता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हम सबसे पहले अपने बिजनेस यूनिट के अंदर क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मतलब कि कुछ गोल डिसाइड करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कोई टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमको इतना प्रोडक्शन कर लेना है, हमको इतना इनकम कमा लेना है, इतना प्रॉफिट हमको कमा लेना है, इतना हमको कैपिटल लेके आ जाना है। तो स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन हम ओरली कलेक्ट कर सकते हैं किसी से पूछ के, या फिर हम खुद देख के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिटर्न रिपोर्ट्स की मदद से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए अब हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया, गोल भी हमने सेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, हमारे जो वर्कर्स है, वो किस तरह का काम कर रहे हैं। हम उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई वो लोग उस तरह का काम कर रहे हैं कि नहीं जिस तरह से हमने अपना गोल, टारगेट या ऑब्जेक्टिव सेट किया है। हम ये देखते हैं कि वो लोग बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं जैसा हमने गोल डिसाइड करा था। ओके, तो ये हमारा हो जाता है फोर्थ, मतलब ये हमारा हो जाता है फोर्थ स्टेप। उसके बाद क्या आता है, देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। करेक्टिव मेजर्स। अब ये क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पर क्या किया, इसमें आपने क्या किया, आपने देखा कि आपके एम्प्लॉयज़ सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब इसमें देखिए 3 केस आ सकता है, पेज ही नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती, यहाँ दिखाती हूँ मैं। अब देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं और आपको कोई भी मेजर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आप क्यों कोई स्टेप लोगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम कोई स्टेप नहीं लेते हैं अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। दूसरा, अगर थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़, थोड़ी बहुत, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उस टाइम पर हम उन गलतियों को समझते हैं और फिर कुछ स्टेप्स लेते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर गलतियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और होए जा रही हैं और अब हमारे को लग रहा है कि भाई हमने जो गोल डिसाइड किया है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो गोल ही बदल देता है, स्टैंडर्ड ही बदल देता है एंड एक नया गोल, एक नया ऑब्जेक्टिव, एक नया टारगेट सेट करता है। तो समझ गए ना आप एकदम मस्त तरीके से। मज़ा आया कि नहीं आया, समझ गए पूरा चैप्टर, बस ख़त्म। इसीलिए तो मैंने कहा शॉर्ट एंड स्वीट। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टाटा एंड आउजू।